ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो भी कुछ हुआ वो तो आप सब जान ही चुके हैं। हालांकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और नए नए खुलासे किए जाने बाकी हैं, जो कि पूरी कहानी सुलझ जाने के बाद हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी मेडिकल की छात्रा के साथ ऐसा कुछ हुआ हो, बल्कि आज से ठीक 12 साल पहले भी दिल्ली में एक ऐसा ही भयानक कांड हुआ था, जिसने न केवल दिल्ली को बल्कि पूरे देश विदेश को हिलाकर रख दिया था। यही है कि उन्हें फांसी से भी बदतर सजा होनी चाहिए। People here standing in solidarity. The parents, along with other protesters, were gathered. Whenever we come to a discussion about women, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निर्भया केस की, जो कि आप में से काफ़ी लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना भी होगा और आपने ये भी सुना होगा कि ट्रेनी डॉक्टर के केस को भी निर्भया 2.0 का नाम दिया है। पर क्यों? ऐसा क्या हुआ था उस 23 साल की निर्भया के साथ? कौन थी ये निर्भया और उसका असली नाम क्या था? और क्या उसे सही मायनों में न्याय मिल पाया था या फिर नहीं? हम इन सभी पहलुओं पर नज़र डालेंगे और जानेंगे सब कुछ विस्तार से, और इसलिए ये वीडियो काफ़ी लंबी भी हो सकती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो शुरू से एंड तक जरूर वॉच करें, ताकि आपको पता चल सकेगा कि हैवानों की कमी हमारे देश में शुरू से ही नहीं रही है। अब वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से बस एक छोटा सा सवाल है, जिसका जवाब आपको डेफिनेटली देना है कि हमारे कानून में ऐसा क्या प्रावधान यानी कि ऐसी क्या सजा होनी चाहिए कि जिसके लागू होते ही हमारी बहन बेटियां माएँ खुद को सेफ फील करना शुरू कर दे। अब आपको अपने थॉट्स को कमेंट में जरूर पेश करना है। तो चलिए अब वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। साल 2012, दिन 16 दिसंबर। ये वो दिन था जब एक फिजियोथेरेपिस्ट के स्टूडेंट अपने दोस्त अरविंद प्रताप पांडे, जो कि पेशे से एक इंजीनियर रहा। 16 दिसंबर रविवार का दिन था, इसलिए निर्भया अपने दोस्त अरविंद के साथ द्वारिका से दोनों साकेत सेलेक्ट सिटी मॉल गए। वहां पर दोनों ने लाइफ ऑफ पाई मूवी देखने के बाद तकरीबन रात के 8 से 8:30 बजे के बीच उन्हें अब घर के लिए वापस लौटना था। पर वहां जितने भी ऑटो चालक थे वो उन्हें उनकी मंजिल तक छोड़ने के लिए ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे थे, जो कि काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद फिर एक ऑटो चालक उन्हें मुनिरका बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद वो दोनों उस ऑटो पर सवार हुए और वहां से निकल पड़े, जो कि कुछ ही देर बाद यानी कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही वो आउट रोड बस स्टैंड पर जा पहुंचे, जहां पर एक सफ़ेद रंग की बस खड़ी थी, जिसमें 6 लोग सवार थे, जो कि इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में हैवान मौजूद थे। राम सिंह बस ड्राइवर, मुकेश सिंह हेल्पर, पवन गुप्ता फल बेचने वाला, अक्षय कुमार बिहार का रहने वाला, विनय शर्मा जिम ट्रेनर। उस दिन ये सभी ड्रिंक करके खाली बस को सड़क पर दौड़ा रहे थे अपने किसी शिकार की तलाश में, जिसमें एक जुवेनाइल भी शामिल था। यहाँ पर उन 6 लोगों ने एक ट्रैप बनाया। मुकेश सिंह द्वारिका पालमपुर करके आवाज़ लगा रहा था और बाकी के 4 लोग यानी कि ड्राइवर को छोड़ करके बस की अलग अलग सीटों पर ऐसे बैठे हुए थे ताकि बस में सवार होने वाले लोगों को लगे कि बस में और भी यात्री मौजूद हैं। और वहीं दूसरी तरफ निर्भया को घर से काफ़ी बार कॉल आ रहे थे, क्योंकि अब रात के 9 बजने को था। इसीलिए निर्भया ने अपने दोस्त अरविंद प्रताप से कहा कि हम इसी बस से चलते हैं। लेकिन अरविंद प्रताप की अंदर की फीलिंग्स कुछ और ही कह रही थी, जैसे कि अब उनके साथ बहुत कुछ गलत होने वाला है। इसीलिए 1 से 2 बार उन्होंने उस बस पर जाने से इनकार भी किया था, जो कि ये बात खुद उन्होंने सामने से बताई थी। खैर, बस पर सवार होने के बाद उन्होंने देखा कि बस पर 4 यात्री और मौजूद हैं, तो वो लोग बस के आगे के दरवाजे से चढ़े थे और बस की एक सीट को छोड़कर सेकंड सीट पर बैठ गए थे, और फिर बस वहां से आगे के लिए रवाना हो जाती है। कुछ देर बाद जब बस ने अभी रफ्तार पकड़ी ही थी कि बस के आगे का दरवाज़ा लॉक कर दिया गया। पीछे का दरवाज़ा पहले से ही जाम पड़ा हुआ था और अब लाइटें भी ऑफ कर दी गई, और उन्हीं में से 3 लोग अब उनके पास आते हैं, क्योंकि बस में कोई यात्री मौजूद थे ही नहीं, सभी उनके आदमी ही थे। और अब उनके पास आकर के वे लोग उनके ऊपर उल्टे सीधे कमेंट पास करना शुरू करते हैं, और उन्हीं में से किसी एक ने अब अरविंद प्रताप के चेहरे पे एक घूसा दे मारा, जिसके बाद अब उन चारों में फाइट शुरू हो गई। हालांकि इसी बीच निर्भया ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन लोगों ने समय रहते फ़ोन को छीन लिया था।
अरविंद प्रताप ने तीनों को तो फिलहाल काफ़ी हद तक संभाल ही लिया था, लेकिन फिर बाकी के वो 2 लोग उठ कर के आते हैं और रॉड से अरविंद के ऊपर हमला कर देते हैं और साथ में निर्भया को फिजिकली अब्यूज करना भी शुरू कर चुके थे, जो कि वे उन्हें खींच करके बस की पीछे वाली सीट पर ले गए। राम सिंह अभी बस चला रहा था और बाकी के 5 लोग उन्हें नोचने खचोटने में लगे हुए थे। हालांकि बीच बीच में अरविंद के ऊपर भी वे लोग वार करते ताकि वो उनके दुष्कर्म करने में बाधा न डाल सके। अरविंद प्रताप को उन लोगों ने पहले एक सीट पर बिठाया और दूसरी सीट पर उसकी टांग को रखा और फिर उसके ऊपर रॉड से वार किया और ये उस समय की तस्वीर है। अब इतने दर्द में होने के बाद भी उन्होंने पूरी कोशिश की निर्भया की आबरू को बचाने के लिए, लेकिन वो 5 लोग थे और अरविंद प्रताप अकेले। इतना ही नहीं, बीच बीच में बस का ड्राइवर भी बदलता रहा और राम सिंह भी इन सब से पीछे नहीं रहा। और इतने से भी जब उनका मन नहीं भरा तो उसी रॉड को मुकेश ने उसके अंदर डाल दिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये जो मैंने आपको बातें सिर्फ चंद शब्दों में बताई हैं, ये सब कुछ उनके साथ घंटों तक होता रहा और वो बस दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती रही और फिर महिपाल के सड़क के किनारे उन्हें झाड़ियों में फेंक दिया गया। लेकिन उससे पहले उनके पास से हर वो चीज़ जिनसे उनकी पहचान हो सकती थी वो उतार लिया गया था, यहाँ तक कि उनके पूरे के पूरे कपड़े भी, क्योंकि उनका प्लान उन्हें ख़त्म करने का था, जो कि उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की थी। पर समय रहते अरविंद ने खुद को संभालते हुए खुद को और निर्भया को सड़क से थोड़ा और ऊपर की ओर खींच लिया था, जहाँ तक कि बस का टायर नहीं पहुँच पाया, जिसके बाद वो लोग उसे वहीं पे वैसा छोड़ करके बस को लेकर के भाग गए। अब दिसंबर का महीना था, सर्दी अपने चरम पर थी और वो दोनों ही सड़क के किनारे झाड़ियों में वैसे ही पड़े रहे। हालांकि दोनों की हालत बहुत ही नाजुक थी, लेकिन प्रताप ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए, जबकि वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी हाथ को हिला करके मदद के गुहार लगा रहे थे। अरविंद प्रताप जी ने यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि जब वो इस हालात में वहाँ पड़े हुए थे तो सामने से कुछ गाड़ियाँ रुकी तो ज़रूर, पर वे सिर्फ उन्हें देखने के लिए वो लोग गाड़ी को रोकते और कांच को नीचे करके उन्हें देखते और वहाँ से चलते बनते। और अब इसी तरह से 30 मिनट बीत चला था कि तभी वहीं टोल प्लाजा में अपनी ड्यूटी करके लौट रहे राजकुमार ने अरविंद प्रताप की वो आवाज़ सुनी और वही पहले उनके गवाह बने। सबसे पहले उन्होंने अपनी शर्ट अरविंद प्रताप को पहनाई और उनके पास जो भी कपड़े थे वो निर्भया को दिए। फिर अरविंद प्रताप ने राजकुमार जी को शॉर्ट में सारी बात समझाई, अपने हालत का कारण बताया, जिसके बाद वहीं सड़क के किनारे दूसरी ओर 37 होटल में से एक बेडशीट लेकर के वो आए और उसके 2 हिस्से करके उनके तन को अच्छी तरह से ढका। लाया और एक पानी की बोतल लेकर आया। लाने के बाद उसके 2 एक पीस में तो लड़के को लुंगी की तरह बांध दिया और एक में लड़की को लपेट दिया और पानी की बोतल से लेके पानी थोड़ा उसके फोटो में। राजकुमार जी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद वहां पर दोनों तरफ से 2 गाड़ियां पुलिस वालों की आई और यहाँ पर पुलिस में आपसी बहस हो गई कि ये मेरा इलाका नहीं है तो ये मेरा इलाका नहीं है। यहाँ पर सबसे प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि वो उन्हें उठा करके जल्दी से जल्दी पास के ही हॉस्पिटल में लेकर के जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर हमें इससे ये तो साफ समझ में आता ही है कि कानून कैसे अपनी जिम्मेदारियों से भागता है और पीड़िता की मदद करने से पहले वो ये देखता है कि क्या वो उनके इलाके के अंडर आता है या फिर नहीं। खैर, ये बहस ख़त्म होने के बाद उन्हें सफदरगंज हॉस्पिटल में ले जाया गया, जिनकी हालत को देख करके वहाँ के डॉक्टर और नर्स के भी हाथ पांव फूलने लगे थे, क्योंकि उन्होंने तब से पहले ऐसा कोई केस देखा ही नहीं था। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी क्या हालत रही होगी। पर दुख की बात यहाँ पर यह थी कि उस हॉस्पिटल में उन्हें पहुँचाने के बाद भी उनका इलाज फ़ौरन शुरू नहीं किया गया था। इनफैक्ट जब अरविंद ने काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट की कि उन्हें अपने घर वालों से बात करनी है, मुझे मेरे पिता का नंबर याद है, आप एक बार फ़ोन लगा दीजिए, पर सुनने वाला कोई वहाँ पर था ही नहीं। इतना ही नहीं, उतनी ठंड में भी वे उन्हीं बेड शीट के टुकड़े में खुद को ढके हुए थे। खैर, काफ़ी मिन्नतें करने के बाद किसी एक व्यक्ति ने उसके पिता का उससे नंबर लिया और कॉल लगाया, लेकिन यहाँ पर भी बस उसने उसके पिता को यही बताया कि आपके बेटे की कुछ ऐसी वैसी हालत हो चुकी है, लेकिन उसने उसके पिता को ये नहीं बताया कि वो किस हॉस्पिटल में एडमिट है। इतना बोल करके उसने फ़ोन कट कर दिया और दोबारा कॉल किया ही नहीं।
इसलिए उनके पिता को वहां हॉस्पिटल पहुंचने में काफ़ी समय भी लग गया था, क्योंकि उन्हें काफ़ी अलग अलग हॉस्पिटल में जा कर के पता करना पड़ा था। खैर, वो जब हॉस्पिटल पहुंचे तो निर्भया की हालत को देख करके उनके माता पिता के आंसू तक नहीं रुक रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो चुके हैं। कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां उन्हें चोट ना पहुंचाई गई हो। खैर, फिर उनका इलाज शुरू हुआ, वो भी घटनाक्रम के कई घंटे बीत जाने के बाद। डीसीपी छाया शर्मा ही सबसे पहले इस केस को अपने हाथ में लेती हैं। हालत की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने फौरन एक्शन लिया। अरविंद प्रताप का बयान दर्ज किया गया। बाकी निर्भया की कुछ कहने और सुनने की हालत तो थी ही नहीं। बेचारी उस हालात में भी सांसें ले पा रही थी, यही बहुत बड़ी बात थी। फिर अरविंद प्रताप ने अपने बयान के दौरान बताया कि वो बस सफ़ेद रंग की है। बस के लेफ्ट एंड राइट साइड में हरे और पीले रंग की एक लंबी पट्टी बनी हुई है और उसके ठीक ऊपर में यादव लिखा हुआ है। उसने बताया कि वो बस कहां से कहां तक चली थी जब वो उस बस के अंदर थे, और फिर 17 दिसंबर को ही उस रास्ते में लगे सीसीटीवी की तलाश की जाती है, जो कि महिपालपुर के एक होटल के बाहर लगे हुए सीसीटीवी में से कुछ ये फुटेज सामने निकल करके आती है। जिसके बाद 17 दिसंबर को ही दिल्ली के संत रविदास कैंपस से उस बस को जब्त कर लिया गया और सबसे पहले राम सिंह पकड़ा गया था। राम सिंह जब पकड़ा गया था तो उसके बयान के आधार पर जल्द ही 48 घंटे के अंदर ही मुकेश, पवन, विनय को भी पकड़ लिया गया था। हालांकि अभी भी 2 लोग फरार थे। और वहीं दूसरी तरफ जब ये बात मीडिया तक पहुंची थी तो पूरे देश में ये आग की तरह फैल गई और पूरा देश एकजुट होकर के न्याय की मांग करने लगे। और जब निर्भया से उषा चतुर्वेदी ने पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तो उसका पहला जवाब था कि सभी को फांसी मिले। लेकिन थोड़ी ही देर बाद रुक करके वो बोली, नहीं, फांसी नहीं, सभी को जला देना चाहिए। साथ में उसने यह भी कहा कि वो जीना चाहती है, और तब जाकर के उसका नाम रखा गया निर्भया। हालांकि उसका असल नाम ज्योति सिंह था। वैसे इस तरह के विक्टिम के नाम और उसकी पहचान छुपाई जाती है, पर उसके माता पिता ने ये कहा कि मेरी बेटी ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जो कि हमें उसकी पहचान छुपाने की ज़रूरत पड़े। तब जाकर के उन्होंने दुनिया के सामने उनका असली नाम रखा था। खैर, वहीं दूसरी ओर पुलिस उन 2 अपराधियों की तलाश में जुटी हुई थी, जो कि 21 दिसंबर के दिन अक्षय कुमार को भी पकड़ लिया गया था, जो कि घटना के अगले ही दिन वो अपने गांव बिहार भाग गया था। और आखिरी में बचा था वो जुवेनाइल लड़का, जो कि आज भी हम सब के बीच एक अलग पहचान लिए घूम रहा है। हालांकि उसे भी समय रहते पकड़ लिया गया था। अब समय बीतने के साथ निर्भया की हालत को देखते हुए उसके बेहतर इलाज के लिए उसके माता पिता सहित उसे सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में भेज दिया गया था, जिसका सारा खर्च उस समय की सरकार उठा रही थी। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी 29 दिसंबर को निर्भया ने अंतिम सांसें ली। लेकिन इससे पहले भी एक और काम कर लिया गया था कि उसके शरीर पर जो काफ़ी जगह जगह पर टीथ बाइट के निशान पाए गए थे, जिसकी फोटोग्राफी की गई ताकि ओडोंटोलॉजिस्ट टेक्निक के माध्यम से यह पता लगाया जा सके कि वो दांत के निशान किन किन लोगों के हैं, जो कि रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये पता चला था कि वो दांत के निशान 3 तो राम सिंह के थे और 1 अक्षय कुमार का पाया गया। अब किसी भी अपराधी को उसके किए गए अपराध की सजा दिलाने के लिए सबसे जरूरी होता है सबूत, और अगर सबूत नहीं है तो सबूत के बिना हम कितना भी छाती क्यों ना पीट लें, सजा उसे नहीं दिला सकते। इसीलिए कायदे से इस केस में हर एक एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि डीएनए प्रोफाइलिंग भी की जाती है, और ऊपर से दांतों के निशान की वो रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, इसी के साथ निर्भया का खुद का बयान और एक जीता जागता गवाह अरविंद प्रताप पांडे। जिसके बाद अब ये सभी सबूत और बयान को पेश करते हुए ये केस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में शुरू किया गया, जो कि निर्भया को न्याय दिलाने के लिए उसकी मां आशा देवी के साथ एक वकील के रूप में सीमा कुशवाहा खड़ी हुई, जिसमें उन 6 गुनहगारों में से 4 को यानी कि अक्षय, पवन, विनय, मुकेश को 10 सितंबर 2013 को फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन उन्हें उस समय फांसी नहीं हो पाती। पर क्यों? और 6 गुनहगारों में से सिर्फ 4 को ही फांसी की सजा क्यों दी जाती है? तो दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि उन 6 गुनहगारों में से एक जुवेनाइल भी था, जिसकी उम्र अभी 18 वर्ष पूरे होने में से कुछ ही महीने कम था।
इसीलिए उसके केस की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट, जिसे कि हम बच्चों का न्यायालय भी कह सकते हैं, जहां पर उसे अपराधी तो सिद्ध कर दिया जाता है, लेकिन सजा के तौर पे सिर्फ उसे 3 साल की सजा होती है, वो भी बाल सुधार गृह में। क्योंकि हमारे कानून के हिसाब से बच्चों को जो कि 18 साल से कम उम्र के दायरे में आते हैं, उन्हें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई जा ही नहीं सकती। और हाँ, ये उसके लिए कोई सज़ा नहीं थी, बल्कि ऐसो आराम करने के लिए उसे अच्छा खासा छत मिल चुका था, क्योंकि वो लड़का जो कि गरीबी से तंग आकर के गांव से भाग करके दिल्ली आ चुका था, जिसके सर पर ना तो कोई छत थी और ना ही खाने पीने का कोई अता पता रहता था, और अब उसके लिए एक रहने का अच्छा ठिकाना और खाने पीने के लिए पूरा बंदोबस्त हो चुका था। इतना ही नहीं, उसके दिमागी हालत को सही करने के नाम पे उसके लिए टीबी का भी प्रबंध किया गया था। और अब 3 साल की सज़ा काटने के बाद उसे रिहा करते वक्त 10,000 रुपये के साथ उसे सिलाई मशीन भी दी गई, क्योंकि वो उन 3 सालों में वहाँ पर रह करके दर्जी का काम सीखता रहा। इसी के साथ बीच में उसे कुकिंग करने में भी इंटरेस्ट आ गया था, तो उसने अच्छे से कुकिंग भी सीख ली थी और अब वो कहीं पे कुकिंग का काम कर रहा है, जहाँ तक कि मेरे रिसर्च में सामने आया है। लेकिन हाँ, वो हर बार अपना नाम और ठिकाना बदलता ही रहता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि अगर उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील हो गई तो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। और वहीं इससे पहले राम सिंह जो बस का ड्राइवर था, वो जेल में ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाया था। 11 मार्च 2013 को उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी और इसीलिए उन 6 लोगों में से अब 4 अपराधी ही बचे थे और उन्हें फांसी की सज़ा 10 सितंबर 2013 को ही सुना दी गई थी, यानी कि ये डेट फिक्स हुई थी। लेकिन उसे इस डेट पर फांसी ना दी जा सकी, क्योंकि ऐसे हर अपराधियों के पास 4 याचिकाएं दाखिल करने का अधिकार होता है और ये वो याचिकाएं हैं जिनसे कहानी को पूरी तरीके से पलटा भी जा सकता है, जो कि इन्हीं 4 याचिकाओं का सहारा ले करके उन चारों ने मिल करके इस केस को बहुत लंबे समय तक खींचा। बाकी अगर आप इनके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। खैर, ये न्याय की जंग पूरे 7 सालों तक चलती रही, जिसमें निर्भया की मां ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कोई भी डेट इन 7 सालों में मिस तक नहीं की और आखिरकार 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे उन चारों अपराधियों की उनके किए की सजा मिल गई। कहने को तो इन सब के बाद कानून में कुछ बदलाव, कुछ सुधार किए गए थे, लेकिन आज के समय को देखकर कुछ ऐसा होता हुआ नजर तो आता ही नहीं कि कानून का खौफ किसी अपराधी के अंदर है भी। सभी खुलेआम किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। बाकी ये मेरी छोटी सी कोशिश अगर आपको समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दें। जय हिंद।